सोनिया गुप्ता जी का एक सवाल आ गया, उससे पहले ये सवाल ले लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, सो पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ये बहुत ही सुंदर सवाल है ये। देखिए, जहां तक बात आती है इंटरेस्ट इनकम की, इंटरेस्ट इनकम if it is earned on a same permanent account number, then this interest income shall form part of aggregate turnover. You may have different opinion, other experts may have different opinion. This is my humble view that interest earned on account of saving bank, on account of FDs, on account of PPF and similar situations shall form part of the activity incidental or ancillary to the business only. Some way or the other, the money which is gone into FD in case of proprietorship especially is from the business sources only in the course or furtherance of business. So it is always better to include the interest income, the supply on account of interest, into aggregate turnover, because the consequential effect is not very big. The consequential effect of including interest income, although there are few advanced ruling authorities, AARs, who are at divergent opinion, divergent views. They themselves are at divergent views, which is quite often, बहुत आम बात है, बड़ी नॉर्मल बात है, उनकी आपस में ही व्यूज क्लैश होते हैं, तो इसलिए हम उनको बेसिस नहीं लेते। लेकिन रिसेंट एडवांस रूलिंग अनिल कुमार अग्रवाल के केस में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग दिया, डायरेक्टर रेम्युनरेशन के ऊपर था, लेकिन ये सवाल भी पूछे गए थे, क्वेश्चन डायरेक्टर रेम्युनरेशन के ऊपर था, फिर उसके बाद तो सर्कुलर ही आ गया कि डायरेक्टर रेम्युनरेशन की क्लैरिफिकेशन ही आ गई सर्कुलर के माध्यम से। तो उसमें भी AAR ने कहा कि भाई अगर आपको कोई पीपीएफ इंटरेस्ट, कोई आपको बैंक इंटरेस्ट, कोई एफडीआर इंटरेस्ट आ रहा है, तो वह 80 का हिस्सा है, एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा। अब क्वेश्चन ये अगला ये आता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये ज्ञात है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सेक्शन 17 आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। 17(1), 17(2), 17(3), 4, 5 अलग बातें कहता है। 17(1), 2, 3 ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे बात कर रहे हैं। 17(1), 4 तो बैंक के लिए, 5 आपको आपका फेवरेट सेक्शन है। 17(5) तो ब्लॉक क्रेडिट, ये तो हमेशा हमारे सपनों में आता है ना जी। मतलब इफ समथिंग हॉन्ट्स अस ऑल द मोर इन जीएसटी, दैट इज 17(5). मैं ड्यूरिंग अर्ली डेज व्हेन द सब्जेक्ट वाज नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस, during those days when I used to speak before industrial houses, business people, I spoke quite a lot in front of business people also, so on GST only. So I always used to say to those business people, those businessmen, that credit of everything is allowed except 17(5). मैंने 17(5) उनको भी रटवा दिया था कि सब कुछ अलाउड है, सिर्फ 17(5) अलाउड नहीं है। चलिए, ये टॉपिक नहीं है, हालांकि जीएसटी में तो अपने आप में एक एक सेक्शन, एक एक लाइन, एक एक शब्द पे हम घंटों घंटों बातें कर सकते हैं आपस में, लेकिन हमें ग्रॉस कहीं ना कहीं संकल्प जो लिया है वो संकल्प पूरा करना है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग होम वाज कि 17(1) और 2 और 3, 2 कहता है कि अगर आप टैक्सेबल और एक्सेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हो, तो 3 में उन्होंने कहा कि आपको प्रोपोर्शनेट, आप कुछ डीमिंग फिक्शन है 3 में कि रिवर्स चार्ज की सप्लाई को भी हम एग्जाम सप्लाई मान लेंगे। आप ध्यान से सुनिए, अगर आपने नहीं सुना है, बड़ा आपकी अटेंशन चाहूंगा, आपने सुना भी है तो एक बार दोबारा अटेंशन चाहूंगा इसके ऊपर। 17(3) ये कहता है कि अगर आपकी कोई सप्लाई, आपकी एज अ सप्लायर, आपकी कोई सप्लाई, आउटपुट सप्लाई टैक्सेबल है अंडर रिवर्स चार्ज, तो डीमिंग फिक्शन है, डीमिंग फिक्शन, डीम्ड है, मान लिया गया है,
एज्यूम्ड है, लॉ में एजम्पशन है। लॉ में सेक्शन 7 कुछ और कहता है, सब कुछ अलग है, लेकिन एक डीमिंग फिक्शन है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई भी सप्लाई आरसीएम में टैक्सेबल है तो हम उस सप्लाई को एग्जेम्प्ट सप्लाई मान लेंगे, उस सप्लाई को एग्जेम्प्ट सप्लाई मान लेंगे। और जैसे ही आप उस सप्लाई को एग्जेम्प्ट सप्लाई मानोगे, 17(2) आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है राजेंद्र मेरे को अप्लाई कर, जो सब इनपुट टैक्स क्रेडिट तेरे को सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए लिया गया है सिर्फ वही ले, बाकी जो एग्जेम्प्ट सप्लाई करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है उसको छोड़ दे। और जो कॉमन क्रेडिट है, जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों सप्लाईज को करने के लिए लिया गया है, उसमें से जितना सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई बटे में एग्रीगेट टैक्सेबल सप्लाई बटे में टोटल टर्नओवर है उस प्रोपोर्शन में लियो। मतलब एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल टीटीईटी दोनों को जोड़कर एटी बनता है। और आरसीएम की सप्लाई, आरसीएम क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई है? मुझे बताओ दोस्तों। नहीं, आरसीएम इज ए टैक्सेबल सप्लाई। मतलब 13/17 सीटीआर 16 सर्विसेज नोटिफाइड है सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन में, 16 सर्विसेज। लास्ट वाज एडेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 रेंट कैप। उन सब की सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए उसको मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई मान लूंगा और आपका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट या डायरेक्ट जो एग्जेम्प्ट सप्लाई का क्रेडिट होगा वो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। हमारे एक मित्र हैं नितिन ग्रोवर जी, यहां पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब नितिन जी अगर आप अपना चेहरा दिखाएं तो आपके लिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास। आजकल आप बहुत हैंडसम दिखने लग गए हो, दाढ़ी वाड़ी आपने बड़ी बढ़ा ली है, ट्रिम करवा ली है, जरा अपना चेहरा दिखाइए। अब नितिन जी हमारे मित्र हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, हमारे साथ पढ़े हुए हैं। तो नितिन जी बड़े खुश होते हैं मुझे देख के कि यार राजेंद्र भाई तू ना बहुत सेवा कर रहा है लोगों की। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार सवाल, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और ग्रोवर साहब हमारे महान है, मतलब शाहूकार आदमी है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो नितिन भाई बड़े खुश हुए मुझे देखकर, कहते राजेंद्र भाई तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, प्रोफेशन में कुछ एफर्ट कर रहा है, कुछ विजिबल चेंज ला रहा है। रेगुलरली तू सेमिनार लेता है, अभी तेरा 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है। सारा दिन में तू 4-4, 6-6 घंटे तू सेमिनार लेता है, तू प्रैक्टिस कब करता होगा भाई? तेरे को देख के बड़े ना बड़ा बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन यार तू प्रैक्टिस कब करता होगा? तो एक काम करता हूं मैं तेरे को ना मैं तेरे को कुछ कंपनसेट करना चाहता हूँ। भाई ये मेरा दोस्त है, सेम एज का है, बोल सकता है। कहता मैं तुझे कुछ कंपनसेट करना चाहता हूँ, मैं ना तुझे एक स्पॉन्सरशिप देना चाहता हूँ 1 लाख रुपए महीने की, तू ऐसे ही काम करता रहे। ग्रोवर साहब वीडियो बंद करके ना जाना, उन तुसी फंस गए हो। तो कहता है कि यार कोई टेंशन नहीं है भाई, तू ना मैं तुझे 1 लाख रुपए महीना दूंगा, तू ऐसे ही सेवा करता रहे लोगों की, तू मुझे इनवॉइस कर, मेरी कंपनी बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है इनकी, ये सब मतलब शाहूकार आदमी है। तो इसने भाई ने मुझे 1 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप दे दी। कभी 1 लाख रुपए महीना तेरे को, तू बढ़ाता रहे, काम करना कर, लाख रुपए बहुत है, टेंशन ना ले, थोड़ा बहुत तो तू कमाई लेगा अपने आप कंसल्टेंसी से। अब ग्रोवर साहब की सास से खुश हो रही है, क्या ग्रोवर साहब आप ना मतलब परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ अभी तो मैंने लाख कम बोला है आपके हिसाब से। तो अब समस्या क्या आई कि मेरी सारी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो तो टैक्सेबल थी, लेकिन ये सप्लाई जो है ये भी टैक्सेबल है, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय नितिन ग्रोवर, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है या कॉर्पोरेट है जो भी है, ये टैक्स पेबल बाय नितिन ग्रोवर रेसिपिएंट। मैंने इसको बिल कर दिया, भाई ने अपना टैक्स रिवर्स चार्ज में जमा कराया, क्रेडिट ले लिया, लेकिन मेरे लिए ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। सेक्शन 17(3) कहता है मेरे लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई है। जैसे मेरे लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी मुझे अपना क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ जाएगा। मैंने डिटरमाइन किया कि मेरा मंथली जो है ना 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मैंने नितिन भाई को बोला भाई स्पॉन्सरशिप 1,10,000 कर दे, अब 10,000 का और नुकसान हो रहा है। तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, 1,15,000 की तेरे लिए। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक नॉर्मल, मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म में हूं, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई देता हूं, लेकिन रिवर्स चार्ज की सप्लाई में वो टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए रूल 42, 43 के लिए वो एग्जेम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी। और आपको पता है
आपने पूरा जो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 का रूल 42 और 43 सितंबर तक क्यूमुलेटिवली लगाना है। ये सितंबर की रिटर्न में लगाना है आपने 3B में, और अगर नहीं लगाओगे तो ब्याज भी देना है, मंथली बेस पे कैलकुलेट करना है। सेक्शन 50 में 18% ब्याज भी लगेगा। हम में से कितने लोग 42 और 43 लगा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं एक एस्टिमेशन पे। मुझे सवाल आते हैं, हर सेक्शन से सवाल आते हैं, हर पार्ट से सवाल आते हैं। 42-43 पे 100 में से सिर्फ 2 सवाल आते हैं, 3 सवाल। इसका मतलब कितने परसेंट लोग लगा रहे हैं? मैक्सिमम 3% लोग, मैक्सिमम 3% लोग सर। बहुत हद मार लोगे 5% लोग, इससे ज्यादा हो सकता है ऐसे भी 2 होंगे ना जो मेरे से सवाल नहीं पूछते होंगे, तो 5% लोग। सारे थोड़ा ना मुझसे सवाल पूछ लेते हैं, भूपेंद्र जी के पास भी तो जाते हैं लोग। सो ग्रोवर साहब प्लीज सीरियसली नहीं लेना, मैं सिर्फ मजाक किया सी। ना ना तुसी कर सकते हो श्री। तुसी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो बस। अरे सर जी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। हम एज एन ऑडिटर नहीं कर रहे हैं इस चीज। चलिए अगला सवाल जो इंटरेस्ट वाला सवाल मैं फाइनल कर रहा हूं। लेकिन इंटरेस्ट के लिए रूल 43 में एक बात लिखी है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट हालांकि एग्जाम सप्लाई है, लेकिन इंटरेस्ट के लिए रूल 43 में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, और वो ये लिखी है कि इंटरेस्ट शैल नॉट बी included in the exempt supply for the purpose of section 17(2). मतलब रिवर्सल के लिए इंटरेस्ट आपको नहीं जोड़ना है। अब क्या हुआ, सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा ही तो बनाना है एग्जाम सप्लाई में, आप बना दो, रिवर्सल तो करने की कोई जरूरत है ही नहीं। वो तो छोड़ो सर, वो कहेंगे, दोस्त कहेंगे मेरे भैया वो तो वैसे ही नहीं कर रहे थे राजेंद्र जी, हम आप कौन सी नई बात बता रहे हो, हमें करना था आपने लेकिन करना नहीं है यार, फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल है आप दोस्तों से, सवाल क्या है दोस्तों, मुझे जवाब दीजिएगा। अच्छा, 1-2 सवाल और आगे। टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, एनी ड्यूटीज और टैक्स पेड ऑन क्लाइंट बिहाफ ऑफ क्लाइंट इज पार्ट ऑफ टर्नओवर। ये हर्षद ठक्कर जी ने बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा है। रूल 33 का सवाल है, सेक्शन 15 का सवाल है। वही मैंने कहा ना आपसे कि पूरा कानून जो है अपने आप में जुड़ा है, पूरे कानून की सब तारें एग्रीगेट ये जो फॉर्म 9 है और 9C से जुड़ती हैं। मैं आपको फटाफट ये बताना चाहूंगा क्योंकि समय कम है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे 9C पर एक्चुअली चले जाना चाहिए, नहीं तो 1 घंटे का समय रह गया है, क्योंकि मुझे 4 बजे इमीडिएटली लीव भी करना है, क्योंकि भागलपुर ब्रांच पटना में मेरा, पटना भागलपुर, वहां मेरा एक 9C पे ही प्रोग्राम है इमीडिएटली आफ्टर दिस। मैं फटाफट जवाब दे दूं आपका सर हर्षद जी। अगर आपने टैक्स रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट, विच इज वेरी कॉमन। अब हमारे ग्रोवर साहब हैं, ग्रोवर साहब तो चलो शौकार आदमी है, ऐसा करते नहीं, हमारे सुधांशु जी हैं। अब सुधांशु जी जो हैं वो टैक्स क्लाइंट का रिसीव करते हैं, क्लाइंट से बोला 50,000 रुपये टैक्स बना, 50,000 रुपया क्लाइंट कहता है भैया मेरे पास तो ऑनलाइन बैंकिंग है नहीं, तुम जमा करा दो एसपी सिंह सर। तो एसपी जी ने क्लाइंट का टैक्स अपना करंट अकाउंट में मंगा लिया और 50,000 रुपये जमा करा दिया। अब वो क्लाइंट मेरे जैसा कोई भाई बंधु होगा इनका, तो सुधांशु को बोला ये लो 5,000 रुपये रिटर्न फाइलिंग फी। हालांकि पता नहीं सुधांशु हम में से कितने लोग 5,000 रुपये रिटर्न फाइलिंग फी लेते हैं, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया है, ठीक है। मैं तो ज्यादा ही अज्यूम करता हूँ, हमेशा अच्छा अज्यूम करता हूँ, संकल्प है ना, संकल्प से सृष्टि है। तो सुधांशु को 5,000 रुपये में कैश पकड़ा गया, लो जी सुधांशु जी 5,000 रुपये कैश। अब सुधांशु भाई वो उसी समय भाभी का फोन आ गया, वो सब्जी लानी थी, सामान वामान लाना था, तो भाभी का फोन आ गया सुधांशु को। सुधांशु घर निकल गया, इनवॉइस किया ही नहीं, उस 5,000 का इनवॉइस किया ही नहीं। ऐसा नहीं इनवॉइस करना नहीं चाहता था, इनवॉइस किया नहीं। भाभी का फोन आ जाए सुधांशु को तो फटाफट ही निकल जाता है, और सब्जी भी लानी थी। क्यों सुधांशु? अब ये निकल गया और उसके बाद इसको इनवॉइस करना भूल गया। अब क्या हुआ जी, 50,000 रुपए तो इसके अकाउंट में आए थे, इसने उठाकर वो जमा करा दिए टैक्स के, लेकिन इनवॉइस सेपरेट 5,000 का नहीं किया। रूल 33 कहता है प्योर एजेंट का, अगर आपने अपनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का इनवॉइस नहीं किया है,
तो जो भी प्योर एजेंसी में आपने रीइंबर्समेंट ली है माय डियर फ्रेंड्स, वो टैक्सेबल हो जाएंगी। वो 50,000 रुपए में मैं मान लूंगा कि 18% जीएसटी एसपी सिंह को आया था। और जब भी मैं टैक्स ऑफिसर आऊंगा तो मैं तो हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूं, टैक्स ऑफिसर्स पता है बड़े सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं होते, आत्मनिर्भर होते हैं। दे हेल्प देमसेल्व्स, दे नो डोंट नीड योर हेल्प, दे हेल्प देमसेल्व्स। और हमारे जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं उनको पढ़ाने के लिए, दे हेल्प देमसेल्व्स। सो आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आया, मैं तो आपका रीइंबर्समेंट का अकाउंट चेक करूंगा। आपने डेबिट भी किया, क्रेडिट भी किया, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में कहीं नजर नहीं आया, लेकिन मैं तो आपके वो अकाउंट चेक करूंगा। आपको पता है जब ऑडिट पार्टी आती है तो आपके, मैं हमेशा बोलता रहा हूं, क्रेडिट में जो भी है टैक्सेबल है, क्रेडिट में जो भी है टैक्सेबल है, आप प्रूव कर दो नहीं है। अब क्रेडिट में कौन सा, इनकम में नहीं, खर्चे के क्रेडिट में भी, डेबिट के क्रेडिट में भी अगर कुछ भी है तो वो टैक्सेबल है। आप प्रूव करो नहीं है, इट इज ऑन यू। I will charge you, I will allege you that it is taxable, it is a supply, it is in the course or furtherance of business made by a person for a consideration. Now you prove it is not a supply. Similarly मैं आपका reimbursement account चेक करूंगा तो सर हर्षद जी, अगर आपने अपनी इनवॉइस का, अपनी सर्विसेज का इनवॉइस किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और मैं एज्यूम कर रहा हूं जो टैक्स आया होगा आपने जमा करा दिया होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात आई नहीं है, तो बड़ी क्लियर एजम्पशन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम कोई फ्रेट फॉरवर्डर थोड़ा ना है, हम कोई टूर एंड ट्रेवल वाले थोड़ा ना है कि टिकट आती है 2,000 की और बोलते हैं 2,200 की और उसके ऊपर 50 रुपया लेते हैं अपनी सर्विस फी। ऐसे ही करते हैं ना ये लोग। टिकट आई 2,000 की, बेची बताया 2,500 की और लिए 50 रुपए, और कहा 50 रुपए पे 18% लगा दिया। आपको पता है इस केस में कितने रुपए पे टैक्स लगेगा? 2550 पे, 2550 पे। हमारे केस में तो 50,000 का टैक्स आया, 50,000 जमा करा दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। 5,000 की जो फीस थी उस पर जीएसटी हमने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। Whether on sale of ME, MS, MEIS license, common trade has been 100% to be reversed. ठीक है ठक्कर साहब, आपको जवाब मिल गया होगा आई होप जी। एमपी सिंह सर ने पूछा है MEIS लाइसेंस भी एग्जेम्प्ट है क्या, इसके लिए भी कॉमन क्रेडिट रिवर्स करना है? माय आंसर इज यस सर, सिर्फ इंटरेस्ट की सप्लाई को एग्जेम्प्ट किया गया। मिलन जी ने सवाल किया है why 2A in annual return compare with 4A of 3B not 4B after reversed of 3B। मैं इसका जवाब देता हूं सर, अभी आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो फॉर्म 9C है, जो 35.5 में हमने एक्सरसाइज करनी है, क्या ये ऑडिट है? आंसर इज यस और नो। क्या ये ऑडिट है? क्या ये ऑडिट है? क्या ये ऑडिट है? जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है। आजकल ऐसे ही होता है ना टीवी चैनल्स पे, पूछता है भारत। बताइए सर क्या ये ऑडिट है? आंसर इज नो। ललित सिंगला जी कहते हैं नो, एसपी सिंह कहते हैं यस, ऑडिट है। जवाब कम आ रहे हैं। नो इट इज ए डिक्लेरेशन। एचएस भट्ट साहब कहते हैं यस, सुरेंद्र जी कहते हैं नो, हमारे पंजाब से हमारे मित्र। पंजाब में कहां से हैं सर आप सुरेंद्र जी? टाइप करके लिख दीजिए जी नो। सो मतलब आप ये कहते हैं कि ये ऑडिट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पटियाला सर। अच्छा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मेरी मम्मी का पसंदीदा शहर है सर, शी इज फ्रॉम अमृतसर। ओके ओके, ऑलवेज वेलकम सर, आओ कभी भी, हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो मशहूर हैं सर दिल्ली में, हम हर तीसरे दिन आपको याद करते हैं पटियाला नाम लेते हुए। थैंक यू सो मच सर, शाम को ही याद करते हैं, सुबह शाम को याद करते हैं। ठीक है सर जी, तो ये ऑडिट नहीं है, इसका आप ये कहना चाहते हैं ऑडिट नहीं है। चलिए सर कोई बात नहीं,
ऑडिट की परिभाषा पढ़ते हैं आपके साथ। ऑडिट क्या है, ऑडिट की परिभाषा पढ़ते हैं, और ऑडिट की परिभाषा आपको मिलेगी सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में। ऑडिट मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स prepared and furnished by the registered person to verify the correctness of examination of records, to verify the correctness of four things, to verify the correctness of four things. First, turnover declared, taxes paid, ITC availed, रिफंड क्लेम्ड। ऑडिट कहता है कि आपने एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड करना है 4 बातों की करेक्टनेस को चेक करने के लिए। टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, ITC अवेल्ड, रिफंड क्लेम्ड। फॉर्म 9C खोल लिया आप सबने, जरा फॉर्म 9C खोलिए अपने पास। देखिए पीपीटी में सब कुछ नजर आता है, लेकिन जब आप खुद से कागज खोल के देखते हैं ना, तब आपको एग्जैक्ट फील आता है। फॉर्म 9C जब मैं देखता हूं तो टेबल 5 मेरी टर्नओवर को कंपेयर कर रहा है। टेबल नंबर 5 क्या कह रहा है? मेरी टर्नओवर को कंपैरिजन कर रहा है। फिर टेबल 9 मेरे टैक्सेस पेड को कंपैरिजन कर रहा है। ऑडिट में 4 बातें कौन सी चेक करनी है? टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, ITC अवेल्ड एंड रिफंड क्लेम्ड। पहला, टेबल नंबर 5 कहता है टर्नओवर को कंपेयर करो। टेबल नंबर 9 कहता है टैक्सेस पेड को कंपेयर करो। टेबल नंबर 14 कहता है ITC को कंपेयर करो। और पार्ट 5 ऑफ 9C ऑडिटर रिकमेंडेशन, ऑडिटर रिकमेंडेशन में आखिरी से तीसरा, एरनियस रिफंड टू बी पेड बैक। आपसे पूछा गया है ऑडिटर रिकमेंडेशन में एरनियस रिफंड टू बी पेड बैक बताओ। एरनियस रिफंड टू बी पेड बैक, टू बी पेड बैक, जो वापस पे करना है वो बताओ ऑडिटर रिकमेंडेशन में। इसका मतलब आपसे पूछ लिया गया टर्नओवर क्या है उसके बारे में बताओ, टर्नओवर की करेक्टनेस के बारे में, टैक्सेस पेड की करेक्टनेस के बारे में, ITC अवेल्ड की करेक्टनेस के बारे में, और रिफंड एरनियस रिफंड टू बी पेड बैक मतलब रिफंड क्लेम्ड की करेक्टनेस के बारे में आपसे फॉर्म 9C के पार्ट ए में इन 4 बातों के बारे में ही पूछा गया है। चलिए, अभी भी जो लोग ये सोचते हैं कि इट इज नॉट एन ऑडिट, अब पार्ट बी पे आ जाइए। अब आपको आनंद आने वाला है। पार्ट बी पे आइए। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी सबसे ऊपर लिखा है सर्टिफिकेशन। पार्ट बी सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। अब आप कहेंगे अरे देखिए राजेंद्र जी, ये तो सर्टिफिकेट है। देखिए पता लग गया ना आपको, ये सर्टिफिकेट है। आगे बढ़ते हैं सर, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी पूरा पार्ट बी पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं ये क्या है। पार्ट बी में पैरा नंबर 3 में लिखा है, आई रिपोर्ट the following observations, comments, discrepancies, inconsistencies. I report. रिपोर्ट कब करते हैं? आप सर्टिफिकेट देते हुए रिपोर्ट करते हैं क्या गुरमीत जी? सर्टिफिकेट देते हुए रिपोर्ट करते हैं क्या? क्या लिखते हैं आई रिपोर्ट while we issue certificate? No. आगे लिखा है आई फर्दर रिपोर्ट दैट। फिर 3 में रिपोर्टिंग। फिर आगे और मजेदार बात लिखी है, इन माई ओपिनियन, पैरा नंबर 5, इन माई ओपिनियन। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने पार्ट बी पढ़ा है। पार्ट बी भी पढ़ना है। पार्ट ए इज द रिजल्ट ऑफ पार्ट बी ओनली। पार्ट ए टेक्स गाइडेंस फ्रॉम पार्ट बी ओनली। आपको पता है ये आपने साइन करना है। डू यू नो दैट? आप कहेंगे साइन कहाँ करना है? साइन तो किया नहीं हमने, साइन भी करना होता है। ये भाई साहब जो डिजिटल सिग्नेचर आपने लगाए हैं वो साइन ही तो है। साइन करना है आपने। साइन करना है तो पढ़िए ना, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पार्ट बी में पैरा 5 पढ़िए और आप
इस पैरा 5 को आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं सालों से। कितने सारे सीनियर मेंबर मेरे यहां पर जुड़े हुए हैं, हमारे सालों से टैक्स ऑडिट कर रहे हैं। ये जो पैरा 5 आपको मैं पढ़ा रहा हूं, पिछली बार भूपेंद्र जी को सेम पढ़ाया था मैंने प्रोग्राम में। आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को जो 3CA या 3CB है ना, वो खोल लो और इस पैरा 5 को कंपेयर कर लो उसके साथ। सेम पैरा इज देयर इन 3CA and 3CB, same para. Now this says, in my opinion and to the best of my information and according to the explanation given to me, the particulars given in the form 9C, the particulars given in the form 9C same hai 3CA 3CB mein, particulars given in form particulars given in form 3CD are true and correct, true and correct, mark it, true and correct। आपको भी देखो राजेंद्र जी, ट्रू एंड करेक्ट कहां होता है? जहां पर 100% एक्यूरेसी की बात होती है। ठीक है एसपी जी, निकलो, आपको टेंशन नहीं है। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप जितनी बार सुनेंगे अच्छा है मेरे लिए। तो आप जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सौभाग्य की बात है कि आप बार बार मुझे सुनने आते हैं। और मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, इतनी कृपा है बजरंगबली की कि जहां मैं जब भी बोलता हूं तो ऐसे 10-20 लोग हैं हमारे साथ, तो हर बार देखिए हमारे चेयरमैन साहब भी आ गए। चेयरमैन साहब हमें यहीं सुनने आते हैं बस, वो भी थोड़े समय के लिए। कहते छोड़ो राजेंद्र जी, आपको तो मैं बुला लूंगा अपने ऑफिस में और आना ही पड़ेगा आपको। सर म्यूट है आप। सर जब आप बुलाओगे हम हमेशा हाजिर हैं। हमारे सुधीर भाटिया जी बीकानेर से भी, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये भी हमें लगातार लगभग सब जगह सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब। ये तो एक मैं समझता हूं कि एक स्पीकर की, एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी जीत होती है कि उनके साथ ऐसे लोग जुड़े हों जो उनको हमेशा प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब और मेरे सभी मित्र जी। जी मैं आपको म्यूट करके सुन रहा था पहले। नहीं सर, मैं माफ करना मनवारी, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਣਾ यार मैं छोटा भरा। Sir, all big things come in small packages. Welcome to all, sir. Nandwani sahab, I have said for you, all big things come in small packages. Sir, continue करो sir. Thank you. So, para 5, वो कहता है, in my opinion, to the best of my information and explanation provided to me, the information given in the form 9C are true and correct. अब आप कहीं देखिए राजेंद्र जी आ गया ना, ट्रू एंड करेक्ट कह रहा था ना मैं, सर्टिफिकेट है ये, ट्रू एंड करेक्ट। आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। सब्जेक्ट टू, आपने अगर 3CA 3CB निकाल लिया, खोल लो जरा, चेक कर लो, आपको सेम पैरा मिलेगा। भूपिंदर भाई ने पिछली बार टेस्ट भी कर लिया था। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस क्वालिफिकेशंस, subject to following observations qualifications. Now you tell me, you are giving an opinion, of course subject to qualifications. You have a right to give your qualifications in para 5 of part B of form 9C. How would you say that? Merely on the statement part B is written certification, you would say it is a certificate, it is a form, it is a reconciliation statement. My dear friends, this form is the result of the audit exercise which we are conducting. And for your information, on 14th November on Children's Day, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर हमारी गवर्नमेंट बच्चों के नेता की खुशी, जन्मदिन की खुशी में इतनी खुश हुई कि उन्होंने हमारे 9 और 9C को अमेंड कर दिया। और अमेंडमेंट में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट थी जो फॉर्म में आई, बाकी सब लिख दी इंस्ट्रक्शंस में। इन दोनों फॉर्मों की इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, सब लिख दी इंस्ट्रक्शंस में, और सिर्फ एक ही अमेंडमेंट आई, और वो आई इस पैरा 5 में, जहां पर ट्रू एंड करेक्ट को बदलकर लिख दिया ट्रू एंड फेयर। अब तसल्ली आपकी हो गई। Government itself agreed to the fact that it is not, we are expecting not for you to
Give us true and correct. How could it be true and correct with your qualifications? बाकी सब ठीक है, छत घर की टूट गई है, बाकी सब ठीक है। पिछले दिनों गाय ने बछड़ा दिया, बछड़ा पैते होते ही मर गया, बाकी सब ठीक है। दादाजी बाथरूम में गिर गए थे, टांग टूट गई है, कूल्हे की हड्डी टूट गई, बाकी सब ठीक है। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है कि मैं यूं कह दूं कि बाकी सब ठीक है? अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुए, स्टॉक रजिस्टर था नहीं, वहां पर उसने सप्लाई इनवॉइसेस थे नहीं, क्रेडिट ले लिया, बाकी सब ठीक है। Is it possible? It is not possible. So it has to be true and fair only. It can only be fairness. It can never be correctness with this kind of an attitude, with this kind of a mindset. So my dear friend, still, do you feel it is merely a reconciliation statement or an audit? I want to prove this today. आज हम पिछले 3 साल से कहते आ रहे हैं कि ये जीएसटी ऑडिट है, जीएसटी ऑडिट है, जीएसटी ऑडिट है। आज तक क्या हम ये समझ पाए हैं कि ये ऑडिट है या नहीं है? Is it an audit? Now please give me your answer. Is it still an audit in your mind? According to you, do you really feel that it is an audit? Yes or no? Yes, please. अगर ये इससे आगे अगली बात पर हम निकलेंगे हम। राजेश्वरी जी कहती हैं अभी भी नो। भूपिंदर जी, इट इज स्टिल एन ऑडिट। भूपिंदर जी, आप नो कह रहे हैं। पिछली बार तो आपने यस कहा था। It is not an audit. Still you don't feel it is an audit. You are issuing a report. My dear friends, it is an audit. Let me tell you. It is an audit as per the GST Act on the same line with the income tax audit. It is an audit. If it is an audit, then am I able to, or am I eligible to adhere to all the requirements of standards on auditing? Answer is yes. Am I eligible to take shelter of the rights provided to me as an auditor by the standards on auditing issued by ICI? Answer is yes. I can apply materiality concept. I can apply going concern concept. I can apply prudence, substance over form. I can use sampling techniques. I can always use standard on auditing, talking about relying upon the work done by another expert. If you or your auditee is at divergent views, then what would happen? You say it is taxable, your auditee says it is not. What would happen? You have to write it, but the midway for this, and you have a right to do that. You are very much within your capacity as an auditor to do that. If your auditee takes an opinion with respect to that issue, and that opinion says that particular supply is not taxable, it is exempt, then you have a right to rely upon the opinion issued by another expert, and you may write the same in your part B subject to this observations. In fact, we have prepared some standard observations which are required to be mentioned, which are required to be enclosed along with your balance sheet. 2 enclosures, basically 1 enclosure, more specifically audited accounts. So you have to enclose audited accounts along with your standard observations, which you would write forming part of para 5 or the relevant para 4 of the part B of form 9C. You would be converting that observation. You can obtain that observations from me, from my personal number or from my mail, or I can send it to Bhupinder ji or Anuj ji or the other committee members for sending to the members at large. So that is a very beautiful document we created in the last year and updated this time.
If still Yogesh is listening to me, Yogesh, are you still listening to me? Here and now only. If Yogesh is listening to me, please supply that document to Bhupinder ji on mail and Anuj ji on mail, so that they can circulate to everyone. Okay, I'll ensure that it comes to you. Don't worry. So जर्नल ऑब्जर्वेशंस हमने कुछ बनाई हैं, वो आप जरूर लगाइए, कोशिश कीजिए. ऑफ कोर्स देख लीजिएगा, हमने वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट बनाया है. आप जो रेलेवेंट ना हो आपके लिए वो आप हटा दीजिएगा. चलिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इट इज एन ऑडिट. ऑल्दो भूपिंदर जी हमारे नहीं माने, राजेश्वरी जी नहीं मान रही हैं, कोई बात नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इट इज एन ऑडिट. अब अगर ये ऑडिट है तो मैं आपको दो डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूं. इन दो डॉक्यूमेंट्स को आपने आधार लेना है ऑडिट का. पहला तो आप हैंडबुक ऑन GSTR 9 इशूड बाय ICI. दूसरा टेक्निकल गाइड ऑन GSTR 9C GST ऑडिट बाय ICI, माय पेरेंट बॉडी, माय मदर इंस्टीट्यूट. इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, अपडेटेड. डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकाल लीजिए. प्रिंट निकाल के इनको स्पाइरल करा दीजिए. डोंट वरी, घबराइए नहीं, पढ़ना नहीं है सारा. आप घबरा गए होंगे कि भी मतलब दैट इज मेयरली 700 पेजेस. डोंट वरी, सारा पढ़ना नहीं है, लेकिन अपने टेबल पे जरूर रखिए. दो ऑब्जेक्टिव सर्व होते हैं. पहला, जब भी कोई क्लाइंट आए तो बताओ देखो तुम्हारे लिए 800 पेज पढ़ रहा हूं. ठीक है जी. दूसरा, which is most important, दूसरा objective is these two documents, especially technical guide on 9C, because 9 is the responsibility of the taxpayer, registered taxpayer. 9C is the responsibility of the auditor, I beg your pardon, auditor. 9 has to be filed by the auditee along with 9C. But 9C, which is to be filed along with 9, is to be prepared by the auditor. I tell you, you please prepare 9C at your place. Send that 9C, attaching your digital signature to your auditee, and let that auditee upload that 9C from his IP address on the portal. If you want to do it, go his place and do it, but don't do it from your place, because it is his responsibility. I have not done it. I provided on mail the signed copy of Form 9C to my auditee, and now he will upload it into his portal. Right, friends? Now, this technical guide on 9C GST audit. Now, इसके ऊपर बात करते हैं. It is for around 600 pages. My dear friends, if it is an audit, then how would we start it? अभी मैं आपको फॉर्म, लास्ट के 15 मिनट सिर्फ फॉर्म पे आपके सवालों के जवाब दूंगा. कोई बात नहीं शर्मा जी, मुकेश जी, अगर सब क्लाइंट अपलोड नहीं कर सकते, मेरा सजेशन है क्लाइंट के सिस्टम को एनीडेस्क या टीम व्यूअर पे लीजिए और वहां से फाइल कीजिए. देखिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं असिस्ट कर सकता हूं, लेकिन होगा उसी के सिस्टम से, वही करेगा, उसकी प्रेजेंस में कीजिए. ये लाइव चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव चल रहा है, फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है. मैं सबको बताना चाहूंगा कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है. एज एन ऑडिटर मेरी सिर्फ जिम्मेदारी है 9C प्रिपेयर करना. 9 क्या होता है क्या नहीं होता वो ऑडिटर की जिम्मेदारी है. ठीक है जी. तो मुकेश जी आपको जवाब मिल गया होगा. So next question is, now how to start with this GST audit? My dear friends, first document in your audit working paper file. आप कहेंगे ये क्या होता है ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल? My dear friends, this is an audit and you have to prepare an audit working paper file also. You know, we have already started facing the noise with respect to the auditor's work.
at least 3 cases in which I was involved with DGGI. When they inspected under section 69 of the Act, 67 of the Act, I beg your pardon, 69 mein to arrest hai. 67 of the Act, they came and showed the report of the auditor. They already had some information with respect to the activities of the auditee or the person to whom inspection was conducted, search was conducted under section 66, 67 subsection 2. They showed us the report that we have this information with us, but it has not been reported by the auditor. My dear friends, the department is going to take it very seriously. You still say it is not an audit. I'm sorry. I totally disagree with you. If you do not say it is an audit, tomorrow we are going to be hanged, let me tell you. We are going to be in a great soup. We have to ensure that this is an audit, and all the tools, all the rights which are available to an auditor are required to be utilized for conducting this as an audit, so that tomorrow I do not find myself as an auditor in a big soup, big trouble. Because I have to apply sampling technique also. I am an auditor of Mankind Pharma. I'm just taking an example. Though they offered me, but I denied because of this reason only. They have invoices around 30 lakhs. Do you feel I would be able to check their POS? I would be able to check the valuation. I would be able to check each and everything. 30 lakh invoices. How would I do it? I would have to rely upon materiality, sampling, and I have to document this also. And if at all you do not consider this as an audit, then I'm sorry, you will not be able to do it at all. You will not be able to do it at all. I'm sorry to say. You have to make sure first that this is an audit. You have to demonstrate on the face of the file that this is an audit. Then only you will be able to save your skin tomorrow. Else not. Else we will be in trouble. So the first document in audit working paper file, in all DGGI inspections or searches or raids, they are cursing the auditor like anything. And they will not merely curse the auditor. They will take actions also against the auditors. Take my words. They will send the letters to the institute for taking action for the gross misconduct. And the only recourse which would be available to me tomorrow to prove my innocence would be my audit working paper file. Would be my audit working paper file. Especially in case of bigger clients, especially in case of peculiar transactions. Please be very, very cautious. Very, very. आपको लगता है exempt supply 500 crore है, कोई tension. My dear friends, whether it is exempt or not, do you know? He started exempting it, but did you check it whether it is exempt or not? He started charging tax at the rate of 5%. Did you check it is not taxed at 12 or 18? Did you check it? I'll tell you that way also. So, my dear friends, your audit working paper file shall start with first NOC, no objection certificate, from the previous auditor of 17-18 if you were not the previous auditor also. Then your file, working paper file shall have the next document, the first and then next document. That would be the appointment letter from the auditee. You are being appointed to conduct an audit. Won't you consider it? If you won't consider it appointment, I'm sorry. It is going to be very, very difficult task tomorrow. I'm repeating at the cost of repetition. So second document shall be your appointment letter. Then your audit checklist comes. All these documents, the specimen of all these documents, my dear friends, are there in your technical guide. So technical guide is my mother.
I originate and commemorate in my mother only. मैं शुरुआत, मेरा आदि और मेरा अंत मेरी मां से है, क्योंकि जब मैं उस दुनिया में जाऊंगा तो मेरे बाप से नहीं पहचाना जाऊंगा, मां से पहचाना जाऊंगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, when you go into the heavenly world, Rajendra Arora is not known by son of Raghuveer Singh Arora, but son of Gulshan Kaur Arora. My dear friends, so mother is the technical guide and we will be saved by mother only. Take my words tomorrow. आज आप इसको नोट कर लीजिएगा. Tomorrow, after 2 years down the line, you will find cases wherein auditors are involved. Auditors are made party in show cause notices. Why did not they brought this fact to the notice of the proper officer by way of reporting into auditor recommendation, or at least in part B? Why did they not? They were grossly negligent in their duties. You don't take it seriously. Audit is this 9C is a most onerous exercise casted upon me, and most powerful exercise also, which gives me immense powers. Auditor, मैं आपको एक बात प्रूव कर सकता हूं. Part 5 of Part A of Form 9C, Auditor Recommendation. अगर मैंने वहां कुछ लिख दिया और वो पे नहीं हुआ तो शो कॉज आना 100% कंपलसरी है. 100% कंपलसरी है. इतनी पावर है मेरी कलम में. और मैं क्या मानता हूं अपने आप को? कुछ भी नहीं. आप ऑडिटर हो, आपके अगर 7 जिम्मेदारियां हैं तो अधिकार भी हैं. अधिकारों के साथ चलिए, 7 जिम्मेदारियां निभाइए. सो मैं कह रहा था, पहला एनओसी, दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर, तीसरा ऑडिट चेकलिस्ट. 17 पेज की एक ऑडिट चेकलिस्ट है. अब आपको मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया कि कानून को विद इन 4 वॉल्स कैसे मैप करोगे, मैपिंग कैसे करोगे पूरी कानून की. ये 17 पेज की चेकलिस्ट उठा लो लेटेस्ट टेक्निकल गाइड में से और हर सवाल का जवाब दे दो और एटलीस्ट उसको टच कर लो. कानून में कोई एस्पेक्ट ऐसा छूटता ही नहीं है जो मेरी मां ने मुझे करने के लिए ना कहा, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे करने के लिए ना कहा. ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मोस्ट इजी. जितना बड़े से बड़ा काम दिखने वाला होता है वो सबसे आसान होता है, प्रोवाइडेड वी आर ऑर्गेनाइज्ड, प्रोवाइडेड वी आर डिसिप्लिन्ड. इस 17 पेज की चेकलिस्ट को घोट लो. आप मुझसे कोई क्लॉज पूछ लो. मैंने तो अपने इलेक्शन में घोट लिया था. कैन यू इमेजिन? मैंने सिर्फ चेकलिस्ट बांट कर इलेक्शन जीत लिया और कुछ करता ही नहीं, किया ही नहीं, क्योंकि मेंबर की हेल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आज भी आई एम डूइंग द सेम थिंग. आई मे नॉट बी विजिटिंग नंदवानी साहब, बट नंदवानी साहब इज ऑलवेज आफ्टर मी, विद मी, बिफोर मी. Simple, because you do something which is correct. My dear friends, technical guide is the base, checklist is the base. उसके बाद एक है management representation letter. My dear friends, MRL जरूर लीजिए, जरूर लीजिए. आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, छोड़िए 10 करोड़ का धंधा है, आपको यार कुछ है ही नहीं इसमें. नंदवानी कहेंगे तू भी राजेंद्र है ना, पढ़ाना रहना फालतू दी गल्ला, कुछ है ही नहीं है. की परेशानी है? नहीं है ना होवे, तुसी एक एमआरएल बनाओ, प्रोप्राइटर तो साइन करा के फाइल्स लगा लो. Who stops you? Would proprietor will deny signing it? No. Refuse signing it? No. You just have to prepare a format only which you have to get it signed from the proprietor and put it into your file. आज तो हम देखते हैं हमारी फाइल में ऑडिट रिपोर्ट जो डाउनलोड करके प्रिंट निकालते हैं, बस वही होता और कुछ होता ही नहीं है. फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं नजर आता. ऑडिट कर दिया हमने, फॉर्म 9C फाइल कर दिया, 9 हो गया, सब कुछ हो गया. माय डियर फ्रेंड्स, अब टेक्निकल गाइड का अगला प्रयोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है. आपकी टेंशन चाहूंगा, आपका ध्यान चाहूंगा दोस्तों. जब भी आप किसी समस्या में हो, आपको लगे कि इसमें क्या करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, क्या करना है, आप अपनी माँ का कहा मानिए, अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट की मदर बॉडी की बात सुनिए. जो भी टेक्निकल गाइड ने कहा आप उसको अप्लाई कर दीजिए.
आपको समस्या आई टेबल नंबर 5 में 5F में ट्रेड डिस्काउंट क्या लिखूं, उन्होंने कहा ये लिखो, उसकी कॉपी निकालो, फाइल में लगाओ, वही कर दो। कल को आपसे कोई भी पूछेगा तो आप क्या कहोगे, भाई आई एम गाइडेड बाय माय प्रोफेशनल एथिक्स, माय पेरेंट बॉडी, and it has given me this direction by way of this technical guide, and I complied that technical guide. Even court would not take any action against you. Take my words today. Take my words. We do not prepare the safety circle around us. We keep exposing ourselves to various viruses spread into the ecosystem. Whenever you are signing a document, my dear friend, create a safety circle around you. Safety circle. And this is your safety circle. Your audit working paper file, your that technical adherence to the technical guide is your safety circle. Are you with me? Yes, please. Yes or no लिख के बताइए, समझ में आ रहा है? ओवरहेड ट्रांसमिशन तो नहीं है? सब बढ़िया, मजा आ रहा है? हाँ या ना? संजीव अरोड़ा जी हमारे अंबाला से, हमारे परम मित्र, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म की। फॉर्म ऑलमोस्ट डन है, ऑडिट ऑलमोस्ट डन है। अब आपके सवाल लूंगा लास्ट के 15 मिनट 10 मिनट, पहले फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म पे कोई भी आपका सवाल है, आप सब पढ़ चुके हो, मुझे क्लॉज बाय क्लॉज आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं। जो भी आपका सवाल आपके सामने आता है आप मुझसे लीजिए। बाकी अभी फॉर्म की पूरी मैकेनिक्स, पूरे सिमेंटिक्स अगले 10 मिनट में आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये फॉर्म है क्या। अच्छा, अभी भी आप मुझसे मेरे से सहमत हो कि भाई ये ऑडिट है या नहीं है? हाँ या ना लिख दो भाई, ऑडिट है या नहीं है? भूपिंदर जी का हाँ आ गया। भूपिंदर जी आप ना बड़े ना मजाकिया हो, कभी हाँ लिखते हो कभी ना लिख देते हो। जी अच्छा, अब तो राजेश्वरी मैम ने भी हाँ मान ली। ये हमारी बहन है, छोटी बहन है हमारी, बढ़िया, मुझे नहीं पता लेकिन हमारी बहन है। हमारा बड़ा पुराना प्यार है इनके साथ, बहुत संबंध पुराना है हमारा। तो मैडम अगर कुछ हाँ करते हैं, जब भी मैं सोनीपत जाता था तो पहली बात तो इनका जो सवाल आना है उस सवाल का जवाब मतलब बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए, क्योंकि बड़ा टेक्निकल सवाल होता था। फिर एक बार ये हाँ कर गई तो फिर हाउस मान जाता। धन्यवाद मैडम, आपने हाँ की, मतलब सोनीपत ब्रांच मान गई। जी तो आगे बढ़ते हैं फॉर्म पे। पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ चुके हैं, क्वालिफिकेशन देनी है, सब करना है। पार्ट बी में हम बिल्कुल देख चुके। अब पार्ट ए देखते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, पार्ट बी से शुरू करता हूँ, पार्ट ए बाद में। पार्ट ए तो फिगरें उठानी है, उठ जाएंगी, पहले समझ तो आए कि करना क्या है, मेरे को गाइडिंग फोर्स क्या है, क्या हाँ जाना है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे पार्ट उस फॉर्म का। राजेश्वरी जी कहती हैं छोटी हैं, कोई बात नहीं मैडम, देखिए बहनें हमेशा बड़ी होती हैं, पूजनीय ही होती हैं। देखिए जी, एज एन ऑडिटर मुझे 4 काम करने हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑडिट की परिभाषा। टर्नओवर डिक्लेयर्ड को चेक करना है, टैक्सेस पेड को चेक करना है, आईटीसी अवेल्ड को चेक करना है, और रिफंड क्लेम्ड को चेक करना है। ये 4 काम मुझे करने हैं। अब इन 4 काम को करने के लिए मुझे क्या करना है, इन चारों काम को करने के लिए मुझे क्या करना है? देखिए जी, अब आप मेरे ध्यान से सुनिएगा, मैं अटेंशन चाहूंगा आपकी। आपको 3 काम करने हैं, 3 स्टेप लेने हैं इन चारों एक्टिविटीज में, इन चारों एरियाज में 3 स्टेप लेने हैं। लिसन टू बी वेरी केयरफुल। चारों एरियाज कौन से हैं? टर्नओवर डिक्लेयर्ड चेक करना है, टैक्सेस पेड चेक करना है, आईटीसी अवेल्ड चेक करना है, रिफंड क्लेम चेक करना है। इन चारों एरियाज में आपने 3 स्टेप लेने हैं, 3 स्टेप। पहला आपने फॉर्म 9 के डाटा को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डाटा से कंपेयर करना है। तो जब आप फॉर्म 9 से भरा रहे होंगे तो फॉर्म 9 बना होना चाहिए, इसका मतलब फाइल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर्म 9 शुड बी प्रिपेयर्ड।
Form 9 should be prepared. My advice to you, Form 9 should not be filed before the preparation of Form 9C. Listen to me carefully. Form 9 should not be filed before the preparation of 9C. So now the first step is in filling Form 9C is compare the data in 9 with the data in audited financial statements. ठीक है? First compare and find the difference. पहला स्टेप है कंपेयर करके इनके बीच में अंतर निकालना है. किन किन चीजों में अंतर निकालना है? टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, आईटीसी अवेल्ड एंड रिफंड क्लेम्ड. पहला स्टेप है इन टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, आईटीसी क्लेम, रिफंड क्लेम, आईटीसी अवेल्ड, रिफंड क्लेम्ड, इन चारों में को कंपेयर करना है 9 में, जो 9 में टर्नओवर डिक्लेयर्ड और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इनमें अंतर अगर है तो निकालना है और उसके कारण निकालना है. पहला अंतर निकालना है, सॉरी, पहला स्टेप अंतर निकाल लिया. आपको 11वीं क्लास में बैंक रिकंसिलिएशन याद है ना? सेम रिकंसिलिएशन. हालांकि हमारे जो सीबीआईसी है उन्होंने, लगता है कोई जो ऑफिसर साहब थे वो 11वीं क्लास की बैंक रिकंसिलिएशन पढ़कर ही बैठे थे. तभी उनसे 3 जुलाई 2019 की एक प्रेस रिलीज में लिखवाया गया कि ऑडिटर का क्या रोल है. पूछा गया. हमने तो किसी ने जाकर नहीं पूछा. मुझे नहीं लगता किसी ऑडिटर ने कभी ये पूछा होगा कि मेरा क्या रोल है. अबे भाई, मुझे तो बचपन में ही सिखा दिया जाता है. जब मैं सीए नहीं भी बनता हूं ना, तब भी मुझे पता होता है ऑडिटर का क्या रोल है. ऑडिटर इज नॉट अ ब्लड हाउंड बट अ वॉच डॉग, इजंट इट? मैंने जब ये ऑडिट 2 साल पहले बोलना शुरू किया ऑडिट के ऊपर, तो मैंने सारे अपने ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स को रीब्रश किया. ये सारे 1998, 1999 में पढ़े हुए हैं, वहीं से 2000 वाले, जब मैं सीए कर रहा था. तो ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड. हमें तो रोल पता है. उन्होंने पूछा, खुद से सवाल पूछा अपने आप से कि ऑडिटर का क्या रोल है. जवाब पता क्या दिया? ऑडिटर का कोई रोल नहीं है. ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, सिर्फ रिकंसिलिएशन कर दो 9 और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. अच्छा जी, अच्छा जी. टेबल 9 जरा खोलना, 9C का टेबल 9. टेबल 9 पूछता है रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेस पेड. ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक आपको देकर जा रहा हूं. बस आखिरी में, आखिरी 10-15 मिनट रह गए. रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेस पेड. अब मुझे बताइए, किससे करोगे कंपेयर टैक्सेस को? फॉर्म 9 से और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कह रहा हूं ना मैं आपसे. तो क्या फॉर्म 9 में जो टैक्सेस पेड है और जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्सेस पेड है, इन दोनों में अंतर आएगा क्या? अंतर आएगा क्या मुकेश शर्मा जी? अंतर आएगा क्या? 9 में जो टैक्सेस पेड है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टैक्सेस पेड है, इन दोनों में अंतर आएगा क्या? नहीं. फॉर्म 9 भी ऑडिटी ने भरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑडिटी ने बनाई है. दोनों में टैक्सेस जो पेड होंगे वो सेम ही होंगे. अलग कैसे हो सकते हैं? तो मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? 100 को 100 से कंपेयर करके लिख दूं 0? नहीं नहीं. ये मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अब आप सुनिए. क्या मुझसे ये रिकंसिलिएशन कराना चाहते हैं कि जीएसटीआर 1 से टैक्स निकाल दो, 3B से टैक्स निकाल दो और 9 से टैक्स निकाल दो और कंपेयर कर दो? सारा ही तो डाटा ऑडिटी ने बनाया है. डिफरेंस कहां निकलेगा? डिफरेंस कैसे निकलेगा? माय डियर फ्रेंड्स, टैक्सेस पेड, टैक्सेस पेड में मुझे पता है क्या करना है. टैक्सेस पेड में मुझे हर गुड्स का रेट ऑफ टैक्स चेक करना है कि क्या उसी रेट पर टैक्स लगा है जिस रेट पर लगना चाहिए था. नंदवानी साहब, माहौल बदल गया. जिस रेट पर टैक्स लगना चाहिए था, क्या उसी रेट पर लगा है? कैसे पता लगेगा? टेक्निकल टर्म्स हो. हाँ जी, मगर टेक्निकल टर्म्स हो गए अब ज्यादा हो गई. अरे यार, भूपिंदर भाई और अनुज भाई जो है ना, चेयरमैन साहब, भूपिंदर भाई बड़े सख्त हैं.
ये अगर आपने टेक्निकल नहीं बोला ना, अगली बार बुलाएंगे नहीं आपको। तो मेरे को बोलना पड़ता है सर टेक्निकल ना। ये छोटी मोटी बातें सब पता है इनको, कुछ नई बात नहीं बताओगे तो कहेंगे यार अरोड़ा साहब ने कुछ नया तो बताया नहीं। अब ये रेट कैसे निकलेगा? रेट निकलेगा, आप कहोगे रेट निकलेगा। हाँ देखिए, एमपी सिंह सर ने सवाल पूछ लिया, बट सर इफ द ऑडिटर हैज मेंशन्ड रॉन्ग HSN कोड, whether the auditor to check that also? Answer is yes, this is what the requirement is. अब आप HSN कोड कैसे चेक करेंगे? आप कहेंगे बड़ा सिंपल है राजेंद्र, 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट ऑफ गुड्स की नोटिफिकेशन उठाऊंगा और जो भी इसका HSN है उससे रेट निकालूंगा और देख लूंगा रेट क्या है। अरे भाई वहीं से तो उसने लिया है, ऑडिट नहीं, वहीं से तो उसने लिया है। तुम क्या करोगे? आप क्या करोगे पता है? आप ऑडिटी को कहोगे कि भाई अपने गुड्स का डिस्क्रिप्शन दे लिख के, तेरे गुड्स क्या हैं, किससे मिलकर बने हैं, मार्केट में किस नाम से जाने जाते हैं, क्या इनका कंपोजिशन है, क्या डिस्क्रिप्शन है, कहां यूज होते हैं, ये सब बता। और इस सबको उठाओगे और लेकर जाओगे कस्टम टैरिफ एक्ट में, कस्टम टैरिफ एक्ट में, और वहां 99 चैप्टर्स में खंगालोगे और देखोगे कौन सा हेड और सब हेड इन गुड्स के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, और वहां से निकाल कर लाओगे हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर HSN। और उस HSN को अब कहां लगाओगे? उसको लगाओगे 1/17 CTR में, और वहां से निकलेगा रेट, वहां से प्रकट होगा रेट, और वो रेट यहां पर आपने लिखना है और उसको कंपेयर करना है उस रेट से जिस रेट पर आपके ऑडिटी ने गुड्स को टैक्स किया हुआ है। ये एक एक्सरसाइज, एक गुड की 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेते हैं लोग, इंक्लूडिंग मी। एक एक्सरसाइज, इस काम को करने की संकल्प करो आज। इस साल में कम से कम 2 ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है, फ्री में नहीं, 50,000 रुपए लेके, 50,000 रुपए लेके। मेरा फर्ज है एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपको सिर्फ ज्ञान देना नहीं, आपको अपलिफ्ट करना माय डियर फ्रेंड्स। और आप अपलिफ्ट कब होंगे? जब आप चाहेंगे। मैं या कोई अपलिफ्ट नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मेरी वैल्यू वो है जो मैं खुद से आंकता हूं, कोई और थोड़ा ना आंकेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो अगर टेबल 9 में ये करना है तो क्या भाई ये रिकंसिलेशन है? क्या मेयरली बैंक रिकंसिलेशन प्रोसेस है जो 11वीं क्लास में हम अकाउंटेंसी में पढ़ते थे? आंसर इज नो। सो पहला स्टेप रीजंस, दूसरा स्टेप रीजंस, पहला स्टेप डिफरेंस, आई बेग योर पार्डन, पहला स्टेप डिफरेंस, दूसरा स्टेप रीजंस फॉर डिफरेंस। कारण क्या है अंतरों के? हर टेबल के बाद लिखता है ना रीजन, रीजंस फॉर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस, रीजंस फॉर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस, रीजंस फॉर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस। पहला का आपने निकालना है डिफरेंस, फिर निकालना है अंतर के कारण, अंतरों के कारण क्या है, और तीसरा स्टेप अत्यंत महत्वपूर्ण जिसके लिए पूरी एक्सरसाइज की जा रही है, पूरी एक्सरसाइज इस कारण के लिए, इस स्टेप के लिए की जा रही है। इन कारणों की वजह से कोई एडिशनल टैक्स जो बनता है वो निकालना है, इन कारणों की वजह से जो एडिशनल टैक्स बनता है वो निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड्स वो देना है ऑडिटर रिकमेंडेशन में पार्ट 5 में। टेबल नंबर 5 चेक करो, टर्नओवर को कंपेयर करता है, 9 चेक करो टैक्सेस पेड को चेक करता है, 12 चेक करो रिकंसिलिएशन ऑफ ITC करता है, और एरनियस रिफंड टू बी पेड बैक ऑडिटर रिकमेंडेशन पार्ट 5 खोलो, वहां लिखा है erroneous refund to be paid back. How would you come to know that this is an erroneous refund and to be paid back unless you don't check all the refunds? It is not possible, my dear friends. It is not possible on this earth. So you have to check all the refunds filed, claimed, received by the taxpayer auditee, and you have to determine whether rule section 54 read with all the rules of the refund are being complied along with the circulars issued by the department. This is what this filing of reconciliation audit is, my dear friends. And this is not merely
filling any figure or writing anything, use part B most delicately, judicially, sensibly, largely. ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो पार्ट बी का, ताकि आपकी जिम्मेदारी एज एन ऑडिटर डिस्क्लोजर की पूरी हो जाए। कुछ गलती पार्ट ए में हो भी गई हो तो पार्ट बी में उसको पूरा कर दो। आखिरी सवाल खुद से पूछ रहा हूं, कौन सी चीज फॉर्म 9 में करेक्ट करा दूं, कौन सी चीज 9C में कराऊं? जो भी पेटी इश्यूज नजर आते हैं 9 में करेक्ट करा दो। कोई टेक्निकल इशू है which would result in show cause, 9 में करेक्ट करा दो। 9C में रिपोर्ट होगा ही नहीं। लेकिन इस बात का अत्यंत ध्यान रखना है कि सब कुछ 9 में ठीक मत करा देना, तो ऑडिटर कहेगा भैया ऑडिटर तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तो दिखाओ मैंने क्या किया, लिखो, रिपोर्ट करो। नेगेटिव रिपोर्टिंग इज नॉट रिपोर्टिंग, ऑलवेज अ रिपोर्टिंग। Reporting may not always be negative reporting. Reporting does not always lead to negativity. Reporting is just an information also. You found something and paid tax plus interest. No show cause can be issued 75 subsection 5 of the act. 73, I beg your pardon, subsection 5 of the act. So if you pay tax plus interest in the form 9 or 9C only, no show cause. So report. Elevate yourself. Tell your auditee, tell the department, I did the work, I did exercise judicially, delicately, diligently. I didn't do it like anything. और file कर दिया. No, I did it. And every document. I still remember my boss. My boss is Sunil Arora, CS Sunil Arora. He was also elected representative regional council twice consecutively. When we used to go during our internship to get our audit reviewed by him, I feel today I've been extremely fortunate that he told me all this. He never used to see the front page of the file. He always used to turn back the file and see the last page of the file. And that's where the progression starts. Your last page and the next page and the next page and the next page should exhibit the development in the audit. And unless your file starting reading from the back to front does not exhibit the development of the audit, you have not done anything, my dear friends. So my dear friends, I can continue. Of course, I will continue in the next program for next two hours more. But now I have to rest here, and we can take some questions. Five minutes we can devote to questions. But let me assure you, I'm all available. Nitin Grover has even today sponsored me also. So I'm all available for the cause of the profession and the subject. So whatever your question is, you may come directly to me, ask any question. I try to give answers every time. Please open for questions. But sir, in most of the cases, all the returns are filed by professional like us. Sir, क्या फर्क पड़ता है MP सिंह सर? हमने फाइल की है, फिर क्या हुआ? दोबारा चेक करो, बताओ उसे हमने ये प्रोसेस लगाया, फाइल पे लाओ। चलो उससे फीस नहीं मिलेगी तो कम से कम रिहर्सल तो हो जाएगी इस एक्सरसाइज को करने की, पता तो लगेगा एक्सरसाइज होती कैसे है। आज तक हमने कभी डिस्क्रिप्शन नहीं मांगा गुड्स का। और मैं आपको बता दूं, आज से 38 महीने पहले जब ये कानून आया था, उससे भी 2 महीने पहले मैंने डिस्क्रिप्शन मांग लिए थे, ताकि टू आइडेंटिफाई द रेट ऑफ टैक्स विद ऑल माय क्लाइंट्स। We don't do like this. We never go like this. Can a client file GST 9 or 1718 now having turnover less than 2 crore? Sir, 9 file is less than 2 crore, 1718 already filed. आप जाइए देखिए, आपको फाइल्ड मिलेगी। GSTN पे जाइए, फाइल्ड मिलेगी आपको। Deemed to be filed है ना? Law is this. It is deemed to be filed. 17-18 की एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, 2 करोड़ से कम था एग्रीगेट टर्नओवर, लॉ कहता है डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सो अब आपको वहां मिलेगी ही नहीं, आई बिलीव। डीम्ड फाइल्ड है, ऑटो पॉपुलेटेड डेटा से फाइल्ड है। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या है, 9 का टॉपिक नहीं है। ऑटो पॉपुलेटेड डेटा 9 में आता है, 2 करोड़ से नीचे कहो फाइल नहीं करना। लेकिन अगर ऑटो पॉपुलेटेड डेटा गलत है तो क्या करोगे? गलत ही फाइल हो जाएगा, उससे ही SCN इश्यू हो जाएगा। आप इसे सही कर दो जी। और कोई सवाल?
सर एक जो कल नोटिफिकेशन आई है GSTR 9 के रिगार्डिंग आई थी, वो एक बार सर डिस्कस करो जो कल आई। देखिए कल एक प्रेस रिलीज आई है सर जी 9 अक्टूबर 5:30 उसमें उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस आई हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई है वैसे उसके ऊपर 2.5 मिनट की, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 है उसमें जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा हो रहा है उसमें 17-18 की फिगर्स भी हैं और 18-19 की एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए 17-18 की फिगर्स को नहीं लेना है। अब मुझे समझ नहीं आया वो कैसे नहीं लेना। वो ऑटो पॉपुलेट टेबल नंबर 6 में तो 17-18 का भी बोलता ही है ना, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है प्रेस रिलीज अपने आप में। लेकिन उन्होंने यही बोला है अभी हम जब देखिए जब क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, अब टेबल नंबर 6 को फाइल करते हो उसमें लिखा है कि 17-18 का डाटा भी देना है आपने, तो उसका क्या करूं भाई। फॉर्म 9 जो है ना, मैं बताऊं आपको, मेरे हिसाब से तो एक फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं। इतना खिचड़ी बन गया है, इतनी बड़ी खिचड़ी है। मैं तो आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि फॉर्म 9 इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू लीकेज। आप कहते हो कि एडिशनल सप्लाई डिक्लेयर कर दो, मैं डिक्लेयर करता हूं, और डिक्लेयर करने के बाद एडिशनल टैक्स कौन पे करेगा? फॉर्म 9 ऑटोमेटिक तो पे कराता नहीं। आपको पता है 1,23,00,000 लोगों में से कितने परसेंट 1.5 करोड़ से नीचे हैं? सर 83% लोग 1.5 करोड़ से नीचे। 1,23,00,000 लोगों में से 83% 1.5 करोड़ से नीचे हैं। पूरे भारत में ऐसे ऐसे सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट और शहर है, छोटे छोटे गांव है, जहां पर आप जैसे हमारे जैसे प्रोफेशनल तो छोड़िए, कोई 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 टैक्स प्रैक्टिशनर भी नहीं मिलता। हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो भूल जाओ, टैक्स प्रैक्टिशनर भी मिलता। वो क्या करता है, टैक्स पेयर अपने आप फाइल करता है, टैक्स डिक्लेयर कर देता है, सप्लाई ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, सारे ऑनेस्ट है हमारे लोग। डिपार्टमेंट की गलतफहमी है, हमारे सारे टैक्स पेयर ऑनेस्ट है, अनलेस यू प्रूव दे आर डिसऑनेस्ट। सारे टैक्स पेयर ऑनेस्ट है। अब वो कहता है एडिशनल सप्लाई डिक्लेयर कर दी, अब टैक्स मांगेगा। अमेज़न पे तो जैसे ही लीव करने चलता हूं तो बोलता है पेमेंट कर दो, पेमेंट करूंगा तभी डिलीवरी होगी। यहां भी मुझे लगा भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एडिशनल सप्लाई डाली है, कुछ ना कुछ तो बताएगा टैक्स पे करना। वो कहता है सबमिट, सबमिट कर दूं, अच्छा उसके बाद टैक्स मांगेगा, कुछ नहीं मांगा। फाइल कर दूं, उसके बाद टैक्स मांगेगा एडिशनल, कुछ नहीं मांगा। फाइल करने के बाद वेट कर रहा है, अरे अभी मेल आएगी, इनकम टैक्स से भी तो आती है कि आपका इतना टैक्स बनता है, तब पे कर दूंगा। 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ठीक है जी, अभी भी कोई इनकम मेल नहीं आई। तो जिसने एडिशनल सप्लाई डिक्लेयर की होगी उसका टैक्स कब लोगे, कैसे लोगे? 1,23,00,000 में से खुद कह रहे हो 83% 1.5 करोड़ से नीचे है, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट नसीब नहीं होता। फिर क्या होगा उनका? कौन टैक्स पे करेगा? रेवेन्यू लीकेज है कि नहीं है? सो सिर्फ ये छोटी सी बात थी, बहुत बड़ा इंप्लीकेशन नहीं है उसका, घबराइए नहीं आप। मेरे हिसाब से तो वो कंफ्यूजन और बढ़ा दिया उसने, ठीक है, क्लैरिटी के साथ। लेकिन सिर्फ उन्होंने कहा है कि 4, 5, 6, 7 में सिर्फ आपको 18-19 का डाटा देना, 17। कोई सवाल नहीं आया, इसका मतलब सब ऑल क्लियर है, मतलब सब ऊपर से गया है, कोई सवाल नहीं। I am from Gurgaon branch A. Wonderful session I attended. Gurgaon branch. Okay. Manoj Sharma. A wonderful session I attended. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर आप गूगल करो, सर आप कॉन्टैक्ट नंबर 989 लिख लीजिए, टाइप कर दीजिए भूपेंद्र जी, सबके लिए मेरा मोबाइल नंबर। अभी कर देता हूँ। मुझे लगा सवाल आया, मैं इसीलिए बड़ा सिंसियरली पढ़ने लग गया था। सर इनको आप जैसे आप तो रिप्रेजेंट भी करते हो, इनको सर आप ये बोल दो कि 1 साल तक भाई तुम कोई अमेंडमेंट ना लेके आओ, खिचड़ी पका दी, और 1 साल तक बस तुम कंप्लायंस करवा के देख लो दिक्कतें कहाँ आ रही है। ये रोज सर इतनी दिक्कतें आ रही हैं सर, मतलब बहुत ज्यादा। अरे भाई हम पिछला पढ़ नहीं पाते, अगली कहानी नहीं आ जाती है जी। पिछला इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, अगली नई कहानी आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने दीक्षित भाई कि अभी कोई चेंज नहीं लाना। 2 साल में कहता हूं कोई चेंज मत लाओ। कोई बहुत ही प्रेसिंग नीड हो, जहां पर नॉन कंप्लायंस बहुत हो रहा हो, चोरी चकारी हो रही हो, ले कम से कम लॉकडाउन में तो रुक जाते हैं सर, ये लॉकडाउन में लगे हुए हैं। सर मैं आखिरी स्टेटमेंट से यहाँ क्लोज करूंगा, थैंक्स दूंगा।
government is concerned about the taxes on economic transactions. I'm sorry, ironically, they should concentrate more on economic transactions rather than taxes on economic transactions. Yes. I'm sorry, most ironical, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर कल तो अभी 17-18 की कहाँ सेटिंग होनी है, वो सेशन खत्म हुआ है, शाम को इन्होंने सारा कुछ खत्म कर दिया। थैंक यू राजेंद्र सर फॉर ए वंडरफुल सेशन, और मजा आ गया सर सेशन सुन के, और हमारे को ऑडिट के प्रिंसिपल दोबारा से आपने रिफ्रेश करवाए, जो सैंपलिंग, कंप्लायंस, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और मैं चाहूंगा कि आपके पास सर आपका अगला सेशन शुरू होने वाला है, ब्रांच के चेयरमैन सुरेश नंदवानी जी को की फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। जी सर, ओवर टू यू सुरेश सर। धन्यवाद भूपेंद्र जी। जी सर। राजेंद्र जी, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। और जिंदर जी तो सबको पता ही है, पानीपत से उनका काफी जुड़ाव है और हमारे मित्र भी हैं। उनके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि हमने जब भी इनको कॉल किया है तो ये हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहे हैं। तो पानीपत ब्रांच की तरफ से राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ आप इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहेंगे वक्त वक्त पे, जब भी हम आपको याद करेंगे। तो मैं ब्रांच के सभी मेंबर्स, चाहे वो सोनीपत से जुड़े हों या पानीपत ब्रांच के मेंबर हैं या करनाल ब्रांच के मेंबर हैं, उनके अलावा सोनीपत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं, एडवोकेट हैं, सुरेंद्र कुमार जी हमारे सामने नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हर वक्त हमारे से जुड़ते हैं जब भी हमारा सेमिनार होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको 99C के सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे अब, क्योंकि हमारा जो सेशन 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। तो पानीपत ब्रांच की तरफ से मैं अगेन सबका स्वागत करता हूँ। Sir, allow me to leave. थैंक यू सर। सर Thank you very much. एक सेकंड मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा राजेंद्र सर के बारे में। लास्ट टाइम जब जीएसटी महाकुंभ में सर मैंने इनको बुलाया था जीएसटी और डाई एंड केमिकल इंडस्ट्री पर, सवेरे 8 बजे मैंने सर को लगभग कॉल किया था, आई थिंक मैं ही गलत था, मैंने उस टाइम फोन किया और सर उस टाइम पढ़ रहे थे। मैंने सर को टॉपिक कहा कि सर ये टॉपिक रहना है, सर ने कहा ओके डन, और 1 ही 2 दिन में सर ने तैयार भी कर दिया। तो इतनी मेहनत करते हैं सर। राजेंद्र सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोफेशन के इतना वर्क करते हैं। ये सौभाग्य है सर, आप लोगों के बीच में हूँ मैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं मानता, माँ सरस्वती की बहुत कृपा है, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस एक बात और कहूंगा सर, धार्मिक भी ज्यादा हो गया आजकल, आप बजरंग बली और जय श्री राम और माँ सरस्वती। सर मैं आजकल भागवत गीता सुन रहा हूँ और भगवान कृष्ण ने नया रास्ता दे दिया है, और अगर मैं भागवत गीता पे भी शुरू हो रहा हूँ तो 2-4 घंटे में 18 अध्यायों के बारे में बोल सकता हूँ। अरे वाह सर, अच्छी बात है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। धन्यवाद, धन्यवाद चेयरमैन साहब, धन्यवाद अनुज भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद मुकेश जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू नितिन जी, धन्यवाद स्पॉन्सरशिप के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस अब लास्ट है सर 12 तारीख को, फिर अपना जुट जाना। सर कभी एक कंपनी लॉ पे बिल बनवा लो सर, कोई स्पेशल कंपनी लॉ पे सर। इस महीने के लिए रुक जाओ सर, अगले महीने कर देते हैं, है ना? इस महीने ऑडिट्स की डेट है। हाँ, इस महीने सर मैं देख रहा हूँ आपकी टेबल पे, देखो कितनी फाइलें रखी हुई हैं सर। आप पहले लाइन तो लगी हुई है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर।